स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गड्ढों में तब्दील हो चुका राष्ट्रीय राजमार्ग 75 अपनी बदहाली पर बहा रहा है आंसू। 2011 में अंतिम बार की गई थी इस सड़क की मरम्मती। सारंडा के 41 ग्रामों के लोगों की किस्मत बदलने के लिए सरकार ने कसी कमर। गांव में बुनियादी सुविधाएं बहाल करने के लिए कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त मनीष रंजन ने अधिकारियों के साथ की बैठक। जिला पुलिस और सीआरपीएफ ने पोड़ाहाट जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चलाया अभियान। नक्सलियों की साजिश हुई नाकाम। भारी मात्रा में बरामद आईईडी बम किया गया नष्ट। अब खबरें विस्तार से। आजादी के 7 दशक बाद भी सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रहे सारंडा के 40 वन ग्रामों की खबर न्यूज टाइम्स पर दिखाए जाने का एक बार फिर असर देखने को मिला है। सरकारी विकास से वंचित सारंडा के 40 वन ग्रामों के विकास के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। आजादी के 7 दशक बाद भी सारंडा के इन 40 वन ग्रामों को राजस्व गांव की मान्यता नहीं मिलने से यहाँ के लोग बुनियादी सुविधा से भी महरूम हैं। इन गांवों को विकास की मुख्य धारा में लाने की पहल सिंहभूम प्रमंडल के आयुक्त मनीष रंजन ने शुरू कर दी है। घोर जंगल में बसे इन गांवों तक बुनियादी सुविधा पहुंचाने की खाका तैयार करने के लिए आज पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन के साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। राजस्व गांव की मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू करते हुए इन वन ग्रामों में रहने वाले परिवारों तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। सारंडा एरिया में जो डेवलपमेंट सरकार के द्वारा किया जा रहा है, हम लोगों की यह कोशिश है कि उस डेवलपमेंट प्रोसेस को लोगों तक कैसे अधिक से अधिक पहुंचा सकें। इसलिए जो वहाँ 40 वन ग्राम है, आज यह निर्णय किया गया कि एक सप्ताह के अंदर जितने 40 गांव हैं उसमें कितने हाउस होल्ड हैं, कितने परिवार वहाँ रहते हैं, उसका डिटेल्ड सर्वे कर लिया जाए ताकि हमें ये पता चल पाए कि किन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिल गई हैं और कौन सी सुविधाएं उन्हें दी जा सकती हैं। सबसे एक सप्ताह में ये सर्वे होने के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी लोगों को अनाज मिले। और अभी उन लोगों को उनका पीडीएस डीलर काफ़ी दूर उन्हें जाना पड़ता है, तो यह आज निर्णय यह हुआ कि उन गाँव के जो क्लस्टर्स हैं वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उन्हें 3 या 4 सेल्फ हेल्प ग्रुप को अनाज वितरित करने के लिए उन्हें एक लाइसेंस प्रदान किया जाए ताकि लोगों को अधिक ट्रैवल नहीं करना पड़े। उसके अलावा बहुत सारे बिल्डिंग्स भरे हुए हैं जो अनयूज्ड हैं। आज यह डिसाइड किया गया कि उन अनयूज्ड बिल्डिंग्स में 2 जगहों पे रेसिडेंशियल स्कूल शुरू किया जाए, एक लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, ताकि बच्चे जो अभी ब्रिज स्कूल में जाते हैं या जिन्हें पढ़ने की सुविधा नहीं मिल पाती है वो लोग उन स्कूल्स में जाएं और उन्हें रेसिडेंशियल सुविधाएं दी जा सके। आजादी के 70 साल बाद भी बुनियादी शिक्षा से महरूम इन वन ग्रामों के बच्चों को अब शिक्षित करने का प्रशासन ने निर्णय लिया है। इसके लिए वन क्षेत्रों में खाली पड़े भवनों में 2 आवासीय विद्यालय संचालित कर वन ग्रामों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। प्लांटेशन का सीजन है, यह डिसाइड हुआ कि लगभग 20,000 प्लांट्स जो फलों के प्लांट्स हैं उन्हें लगाया जाए, उन्हें घेराबंदी किया जा सके ताकि 2-3 वर्षों में लोगों की जीविका में वो अर्न कर सकें और उनकी इकोनॉमिक स्थिति बेहतर हो सके। इसके अलावा यह भी हम लोगों ने आज डिसाइड किया कि वहाँ के जो नवयुवक हैं, यंग लोग हैं, उन्हें CISF और CRPF के द्वारा 1 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो यदि चाहें तो वो आर्मी में या CISF CRPF में भर्ती हो सकें। इसलिए 1 मंथ की ट्रेनिंग के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की गई ताकि रोजगार उन्हें मिल सके। पीने के पानी के लिए भी कैसे उस गांव में पहुंचाया जाए, उसके लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा एक प्लान आज सबमिट किया गया जिसे वहाँ जिले के द्वारा लागू किया जाएगा।
सरकारी सुविधाओं से वंचित इन क्षेत्रों के युवाओं के नक्सलवाद की ओर भटकाव को रोकने को भी प्रशासन ने अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया है। इन क्षेत्रों में फैले नक्सलवाद पर निशाना साधते हुए युवाओं के लिए सीआरपीएफ एवं सीआईएसएफ के द्वारा ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि यहाँ के युवाओं को आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स में आसानी से नौकरी मिल सके। इसके अलावा पिछले वीक में जो रोड डिपार्टमेंट और आरईओ के लोग हैं उन्होंने वहाँ सर्वे किया था और वन विभाग ने मिलकर एक ज्वाइंट सर्वे किया था, उसके एलिवेशन को देखा था, तो उसे एक रोड बनाने का भी आज निर्णय किया गया कि वहाँ तक पहुँचने की कोई अभी सुविधा नहीं है ताकि लोग वहाँ पहुँच सके। जो यंग बच्चे हैं उनके लिए जो पढ़ने में तेज हैं उन्हें इंजीनियरिंग, मेडिकल, एएनएम और ह्यूमैनिटीज़, इनके लिए जो सेल के अधिकारी हैं, जो नए रिक्रूट्स हैं, उन लोगों ने अपना एक शेड्यूल दिया कि कैसे हम बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग दे सकें ताकि बच्चों के शिक्षा स्तर ऊपर उठ सके। इसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आयुष्मान कार्ड में पूरी तरह से उन्हें कवरेज देने का आज निर्णय किया गया कर लिया जाए और 4 जगहों पे कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सेल या प्रीफैब स्ट्रक्चर लगाने का आज एश्योरेंस दिया है। उससे यह सुविधा होगी कि कोई भी छोटी घटनाएं होती हैं, सांप काटने से लेके या गर्भवती महिला को ले जाने के लिए दूर जाना पड़ता है, उन सारी सुविधाएं से लैस उन जगहों पर ग्रामीण जा सकेंगे। हम लोगों का यह विचार है कि प्रत्येक 15 दिनों पे इसका रिव्यू किया जाए और कैसे सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब के निर्देश को और उनका जो विजन है उसको हम गांव तक पहुंचा सकें, लोगों की जिंदगी और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठा सकें, इसी के लिए हम बैठक की गई थी। सारंडा के विकास की बातें तो कई सरकारों ने किया, पर वन ग्रामों के विकास के मुद्दे को लेकर पहली बार सरकार की ओर से संजीदगी दिखाई जा रही है। सरकार की इस पहल से सारंडा का इतिहास और यहाँ के लोगों की किस्मत सच में बदलेगी या फिर विकास का खाका फाइलों तक सिमट कर रह जाएगी, यह तो समय ही बताएगा। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महता और सीआरपीएफ 60 बटालियन के कमांडेंट के निर्देश पर गोइलखेड़ा थाना क्षेत्र के कुइड़ा और गितलिपी गांव में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस अभियान में 60 बटालियन के कमांडेंट आनंद जेराई, चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाथू सिंह मीणा, प्रशिक्षु सहायक पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमान, 2IC राजू नायक, गोइलकेरा थाना प्रभारी विकास नायक के अलावे पुलिस जवान शामिल थे। अभियान के दौरान ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित किया गया। ग्रामीणों को कोविड-19 के बारे में जागरूक भी किया गया। साथ ही जरूरतमंद लोगों को दाल, चावल, मास्क और अन्य सामान उपलब्ध कराया गया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने सभी कार्यकारी एजेंसियों को विशेष केंद्रीय सहायता निधि, आकांक्षी जिला मद और अनाबद्ध निधि अंतर्गत स्वीकृत क्रियान्वित योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने जारी निर्देश में कहा है कि जिले में विकास कार्यों में तेजी लाने और समय पर योजनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि समय अवधि के बाद विपत्र प्राप्त होने पर 10% राशि की कटौती करते हुए भुगतान किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में इकरारनामा से अधिक माफी भुगतान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। साथ ही कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता भी नहीं किया जाएगा। उपायुक्त ने स्वीकृत योजनाओं का इकरारनामा अवधि के अंतर्गत कार्य पूर्ण कराते हुए प्रपत्र से संबंधित अधियाचना उपलब्ध करवाने को कहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिला एवं ओडिशा के लॉ एस्ट से देश विदेश की स्टील इंडस्ट्री दिन रात चौगुनी अपनी प्रगति कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी यहाँ का लॉ एस्क अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, परंतु देश विदेश की कंपनियों तक लॉ एस्क परिवहन करने वाली सड़क आज भी अपनी बदहाल स्थिति पर आंसू बहा रहा है। देखिए रिपोर्ट। यूं तो राष्ट्रीय राजमार्ग
देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाती है। देश के सैकड़ों राष्ट्रीय राजमार्ग में से एक है NH-75, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 75 लॉ एस की ढुलाई में देश को अरबों रुपया का राजस्व देता है। बावजूद इसकी सरकारी उपेक्षा के कारण NH-75 आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कहने को यह राष्ट्रीय राजमार्ग 75 है, परंतु सड़क इस कदर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, उसे देख लगता है कि गड्ढे में सड़क है। बारिश होते ही सड़क किसी नर्क में तब्दील हो जाती है। रोजाना इस सड़क पर जाम लग जाती है, जिससे इस मार्ग पर चलने वाले वाहनों के साथ साथ सड़क के किनारे बसे गांव के ग्रामीणों को भी प्रत्येक दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। भर के चले और बहुत रास्ता खराब है सर, बहुत दिक्कत आती है। 2 घंटे हो गए जी, वो रास्ते फंसे हुए जी जाम में हम सर। इसमें रोड बहुत खराब है जी, गाड़ी पलटने का डर रहता है सर, फूट होती है, बहुत दिक्कत होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पश्चिमी सिंहभूम जिला को राज्य की राजधानी रांची से सीधे तौर पर जोड़ती है। पश्चिमी सिंहभूम जिला का इसे लाइफलाइन भी कहा जाता है। आम लोगों के आवागमन से लेकर सैकड़ों ट्रकों से लॉ एस का परिवहन इस सड़क से होती रहती है, परंतु सरकार की उपेक्षा ने सबकी परेशानी बढ़ाकर रख दी है। सड़क की दुर्दशा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 125 किलोमीटर का सफर तय करने में 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। दिक्कत होता है डेली, है ना। इसके बाद कोई डेली आना जाना होता है, रात हो शाम होते है, एक्सीडेंट होते रहता है यहाँ पर। यहाँ कोई प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ पे गुजरती है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। ये थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है ना बरसात में, तो बरसात में तो पानी भर जाता है। पानी भरते भरते गाड़ी चलाते रहती है, इसमें गड्ढा जैसे पानी भरता है ना, उसमें जोर से गाड़ी चलती है, उसमें चक्का घुस जाता है तो गड्ढा होते जाता है इसे। तो अभी जो ये तो पूरा आपका जो जितना तक जादगर तक बना हुआ है तो वहाँ तो पूरा गड्ढा है पूरा। अरे आधा किलोमीटर या तो 200-300 मीटर में आपको गड्ढा मिलेगा। 2 फुट 3 फुट जो गड्ढा है ना, दूसरी जगह तो ज्यादा भी गड्ढा है वहाँ पर। गड्ढों से भरे इस राष्ट्रीय राजमार्ग में सफर तय करना किसी खतरे से कम नहीं है। कभी गाड़ी ब्रेक डाउन होने का डर तो कभी गाड़ी पलटने का डर। हर वक्त जान हथेली पर लेकर इस सड़क पर लोग सफर तय करने को मजबूर हैं। बस मालिकों ने तो इस सड़क पर बसें चलाने से भी इनकार कर दिया है। दिक्कत काफ़ी है, रोड बहुत खराब है। यहाँ 7 दिन में जाने का, वहाँ 10 दिन लग जा रही है हम लोग को। तो गाड़ी पलट रहा है, खाने पीने सब चीज़ का दिक्कत है। चलने का, खाने पीने रास्ता है, ये नहीं है रास्ता। हाँ, ध्यान देना चाहिए। आप बोले कि सरकार को बनाना चाहिए। नहीं, रोड बनाना चाहिए जल्दी। 2011 में अंतिम बार इस राष्ट्रीय राजमार्ग 75 की मरम्मत की गई थी। इन 9 सालों में लॉ एस का परिवहन बदस्तूर जारी रख केंद्र सरकार ने जमकर राजस्व कमाया, लेकिन सड़क का ख्याल नहीं रखा। राजस्व का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले 5 वर्षों में जिला को डीएमएफटी फंड में लगभग 800 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। स्थानीय विधायक दीपक बिरुआ ने कई बार राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को इस सड़क की दुर्दशा से अवगत कराते हुए पत्र लिखा, परंतु अब तक इस सड़क की मरम्मती की कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। बात है कि इतना राजस्व देने वाला जिला, डीएमएफटी फंड 800 करोड़ का बनता है, तो उसका मतलब ये है कि इस जिला से बहुत ज़्यादा रॉयल्टी प्राप्त होता है राज्य सरकार को, केंद्र सरकार। तो ये NH-75 जो है ना, इसको अविलंब सुने हैं कि टेंडर की प्रक्रिया में है, लेकिन अभी तक वो स्पष्ट नहीं है। जल्दी बनना चाहिए और जनता के हित में है, और केंद्र सरकार को भी जीएसटी का लाभांश जो है ना राज्य सरकार को दे देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का हित इससे जुड़ा है।
कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारें राधिका में। न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर झारखंड जनरल कामगार यूनियन ने जगन्नाथपुर प्रखंड के मालुका गांव के बुरुसाई में बन रहे छात्रावास निर्माण स्थल पर विरोध जताया और इसके खिलाफ यूनियन की जिला अध्यक्ष मानसिंह तिरिया ने उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा है कि जगन्नाथपुर प्रखंड के मालुका गांव के बुरुसाई में जिला खनिज निधि के तहत डीएमएफटी फंड से छात्रावास का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण कार्य में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देकर 200 रुपए में कार्य करवाया जा रहा है। यूनियन ने निर्माण में कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी और बकाया मजदूरी दिलाने की मांग उपायुक्त से की है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और सीआरपीएफ को पोड़ाहाट जंगल क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सुदूर जंगली रास्ते से भारी मात्रा में आईईडी बम बरामद किया गया है, जिसे नष्ट कर दिया गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कुरकुटिया से पंसुआ जाने के जंगल के कच्चे रास्ते में सीरीज में लगाए गए दर्जनों आईईडी बम बरामद हुए हैं, जिन्हें सुरक्षा बलों ने मौके पर विस्फोट कर विनष्ट कर दिया है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों ने जंगल के रास्ते में जमीन के अंदर बम प्लांट किए थे। चक्रधरपुर रेल मंडल के 95 सफाई कर्मियों को एमएससीपी का लाभ मिला है। पिछले 10 वर्षों से सफाई कर्मियों को जिस फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का लाभ का इंतजार था, वह उन्हें मिल गया है। मेंस कांग्रेस चक्रधरपुर और वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी की बैठक में सीनियर डीपीओ ए.के. महापात्रों ने इसके बारे में जानकारी दी। आइए अंत में एक बार फिर रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। गड्ढों में तब्दील हो चुका राष्ट्रीय राजमार्ग 75 अपनी बदहाली पर बहा रहा है आंसू। 2011 में अंतिम बार की गई थी इस सड़क की मरम्मती। सारंडा के 41 ग्रामों के लोगों की किस्मत बदलने के लिए सरकार ने कसी कमर। गांव में बुनियादी सुविधाएं बहाल करने के लिए कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त मनीष रंजन ने अधिकारियों के साथ की बैठक। जिला पुलिस और सीआरपीएफ ने पोड़ाहाट जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चलाया अभियान। नक्सलियों की साजिश हुई नाकाम। भारी मात्रा में बरामद आईईडी बम किया गया नष्ट। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।